अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखें। हो सकता है आपके सवाल का जवाब भी मिल जाए। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब और यहां पर लेते हैं सबसे पहला सवाल। सुभाष कुमार पूछते हैं कि क्या कतर का फ़्लाइट चालू है। दोस्तों, जब भी मैं वीडियो डालता हूं तो हर वीडियो के नीचे में ये कमेंट ज़रूर आता है। जी हां दोस्तों, कतर का फ़्लाइट चालू है। इंडिया से और कतर से दोनों से फ़्लाइट आ रही है, जा रही है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका सब जगह से फ़्लाइट आ रही है, जा रही है। सिर्फ अभी नेपाल से बंद है। आज का जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में रुदल चौहान ने पूछा है कि कतर में 30 महीना हो गया, अभी तक आईडी नहीं बना है, क्या करें? क्या दूसरी कंपनी में चेंज ले सकते हैं? आपको जैसे 30 महीना हो गया है और आपकी कंपनी ने अभी तक आपका आईडी नहीं बनाया है, तो आप लेबर ऑफिस में कंप्लेंट करके आप वहां पर अपना जो है प्रॉब्लम को हल करवा सकते हैं। आप वहीं पर जाकर के अगर किसी नई कंपनी से आपको ऑफर लेटर मिल रहा है तो ऑफर लेटर ले करके जाइए, हो सकता है आपको चेंज मिल जाए। लेकिन जो भी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा तो वो लेबर ऑफिस में ही होगा। अगर आप खुद से इसको हल करवाना चाहते हैं तो आपको जैसे 30 महीना हो गया है तो इसमें 30 महीना में 3 महीना लेस करके 27 महीना आपको गरामा पे करना पड़ेगा, या ये कि रूल के हिसाब से गरामा जो है कंपनी वाले को पे करना पड़ेगा। तो 27 महीना का पूरा गरामा पे करने के बाद में एग्जिट परमिट आपका निकल जाएगा। तो एग्जिट परमिट निकलने के बाद में आप घर जा सकते हैं, फिर आप दूसरे वीज़ा में कतर आ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये पे नहीं कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लेबर ऑफिस में कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। और ये गरामा जो है आपको एक महीने में 300 रियाल आता है, हर महीने में 300 रियाल। आज के तीसरे सवाल में घनश्याम रावत पूछते हैं कि भाई 2020 में बहुत सारे लोगों को पुलिस पकड़कर अपने अपने देश भेज दिया, तो ऐसे लोग कतर आ सकते हैं? अगर ब्लॉक है तो कितने दिनों का होगा? दोस्तों, साल भर पहले की बात है, जब मैं कतर में था तो उस वक्त उर्दू जो एफएम पे वहाँ पे जो प्रोग्राम आता है पुलिस अवाम, तो इसमें सर उबैद ताहिर किसी जो इंस्पेक्टर के साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि ऐसे जिन लोगों को जो है पुलिस पकड़ कर घर भेज देती है, तो ऐसे लोग 4 साल के बाद फिर से कतर आ सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी वालों ने इनके खिलाफ बलाग हुरूफ का केस अगर लगा दिया था तो हो सकता है कि ऐसे लोग ज़िंदगी भर तक फिर दोबारा कतर नहीं आ सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर शेयर कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को एक तरीका और बता देता हूँ, जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो इमिग्रेशन में आप जो वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो कोई ऑफिसर आपको वहाँ पर बता सकते हैं कि आपको कितना साल के लिए नो एंट्री लगा है। अगले सवाल में इमरान नेपाली ने लिखा है कि मैं अपने भाई के लिए कंपनी से वीज़ा लिया हूँ, मेडिकल अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो गया है, तो क्या इस वीज़ा को नेपाल के किसी मैन पावर में देना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा? इसके बारे में बताइए। इमरान नेपाली जी, आपको अपने भाई का वीज़ा इसको जो है आगे प्रोसेस करने के लिए किसी मैन पावर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो आपका अपना भाई है। अगर चचेरा ममेरा भाई है तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर आपका सगा भाई है तो आपको किसी मैन पावर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप वीज़ा निकलने के बाद में कंपनी वाले से एग्रीमेंट लीजिए और एग्रीमेंट को लेकर के एम्बेसी जाइए, वहाँ से आप वेरीफाइड करवा सकते हैं। वेरीफाई होने के बाद में उस एग्रीमेंट को आप अपने घर भेज दीजिए ओरिजिनल, तो उस ओरिजिनल कॉपी को लेकर के आपका भाई जो है यहाँ पर जो श्रम का काम होगा वो पास करवा सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन एम्बेसी जाने से पहले आपको कुछ पेपर नेपाल से मंगाना पड़ेगा, जैसे आपका और आपका भाई का नागरिकता कॉपी हो गया। उसके बाद आपका और आपके भाई के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, तो इसको जो है नता प्रमाणित बोलते हैं। ये नता प्रमाणित आपको अपने गांव पालिका से, उसके बाद फिर इसको काठमांडू से स्टाम्प लगा करके बाद में ये पेपर आपके साथ में रखना पड़ेगा। इस पेपर को लेकर के एम्बेसी जाना ज़रूरी है। तो ये पेपर अगर आपको मिल जाता है तो आप आसानी से करवा सकते हैं, किसी मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। अगले सवाल में रिवान सिंह ने लिखा है, भाई नेपाल टू दोहा कब फ्लाइट खुलेगा? लगता है आप मेरी वीडियो बराबर नहीं देखते हैं। दोस्तों, जैसे इस भाई ने कल वाली वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं, अगर ये भाई कल वाली वीडियो देख चुके होते तो ये सवाल नहीं करते। तो दोस्तों, एक न्यूज़ आया है कि 31 मई यानी 1 जून से 31 मई के बाद 1 जून से नेपाल में इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन होने की उम्मीद है, ओपन होने का चांस है। तो हम 31 मई तक का वेट कर लेते हैं। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कल वाली वीडियो को देख लीजिए, कल वाली वीडियो मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया था। अगले सवाल में सियाराम मंडल पूछते हैं कि ब्रो, मेरा फ़्लाइट 5 मई को था, क्या अब मैं जा सकता हूं? आपका फ़्लाइट अगर 5 मई को था तो अब आप कैसे जा सकते हैं? आपका तो टिकट एक्सपायर हो गया होगा, या आपने जो है टिकट को कैंसिल करवा लिया होगा, तो फिर से आपको टिकट नया लेना पड़ेगा। टिकट लेने के बाद में देखिए, अगर आपके पास में अगर वो एंट्री परमिट अगर वैलिड है तो ठीक है, अगर वैलिड नहीं है तो फिर से आपको री एंट्री परमिट मंगाना पड़ेगा, फिर से टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद में क्वारंटीन बुक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप कतर जा सकते हैं। अगले सवाल में जिलानी शेख एसके ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम,
यहाँ जॉब वीज़ा पर आया था, लेकिन अभी मेरे को रिटर्न जाना है। मेरी आईडी कंप्लीट नहीं हुई है, 3 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ मेडिकल हुआ है, तो मैं फिर से रिटर्न आ सकता हूँ। अगर आपका कतर आईडी नहीं बना है तो आप अपने मुल्क वापस जाकर के फिर से दूसरे वीज़ा में आ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी आप मत करें कि आप एक वीज़ा में आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। इससे क्या होता है, कंपनी लोगों को परेशानी होती है, वो लोग कंप्लेन करते हैं, तो उसके बाद में कोई मजबूत रूल आता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जब कतर में सितंबर 2020 में एक रूल आया था कि अब लोग जो है अपनी मर्ज़ी से कंपनी चेंज कर सकते हैं, तो उस वक्त क्या होता था कि लोग एक कंपनी को चेंज किए, हफ्ता 10 दिन के बाद फिर दूसरी कंपनी को चेंज करने की तैयारी कर रहे हैं, फिर 1 महीना के बाद जो है फिर तीसरी कंपनी को चेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस रूल को आम वर्करों ने एक मजाक बना लिया, जिसकी वजह से इस रूल को जल्द ही गवर्नमेंट को वापस करना पड़ा। तो दोस्तों गवर्नमेंट कोई भी सहूलत देती है तो उसको आप लोग मिस यूज़ मत करें। मिस यूज़ करने की वजह से आप लोगों को बाद में परेशानी हो सकती है। देखिए दोस्तों, कतर में वर्क वीज़ा इशू हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडिया में तो सब कुछ ओपन है, फ्लाइट भी ओपन है, कतर वीज़ा सेंटर भी ओपन है, सब कुछ ओपन है। इसी तरह पाकिस्तान में भी ओपन है। लेकिन जहां तक नेपाल और बांग्लादेश की बात है तो इन दोनों मुल्कों में कतर वीज़ा सेंटर बंद है, नेपाल में फ़्लाइट भी बंद है, लेकिन बांग्लादेश में सिर्फ कतर वीज़ा सेंटर बंद है, जबकि फ़्लाइट ओपन है। अगले सवाल में राजकुमार एनपी ने लिखा है कि दोस्त 2 साल हो चुका है, आईडी वीज़ा भी एक्सपायर हुए, कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही है, नेपाल कैसे जा सकते हैं? आपके साथ में जो प्रॉब्लम है कि 2 साल हो गया है, आपका अकाउंट भी एक्सपायर है, कंपनी वाला घर नहीं जाने दे रहा है, तो आप लेबर ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं, वहीं से आपको मदद मिलेगी, वहीं से आप जो है कुछ कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप सीआईडी के जरिए भी घर जा सकते हैं। आप सिंपली आप सीआईडी के पास जाकर के बोलिए कि हमको घर जाना है, तो वो लोग अपने तरीके से घर भेज देंगे। लेकिन इस तरीके से भेजने में आपके लिए थोड़ा सा खतरा है, वो ये कि आपका वीज़ा दूसरी टाइम नेक्स्ट टाइम निकलने में प्रॉब्लम हो सकता है। आज का आखिरी सवाल लेते हैं। अशोक कुमार ने लिखा है, डियर दिस गुड न्यूज़ व्हाट शर्म एंड क्यूबीसी कब ओपन होगा? दोस्तों कल वाली वीडियो मैंने जो आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि नेपाल में 31 मई के बाद 1 जून से इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू होने वाली है, तो उसी के बारे में ये सवाल है कि उसके बाद जो फ़्लाइट जो ओपन हो जाएगा तो कतर वीज़ा सेंटर कब ओपन होगा और शर्म का काम कब से होगा? तो दोस्तों जब इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन हो जाएगा तो इसके बारे में भी कुछ न कुछ जुगाड़ गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है कि शर्म का काम किए बिना हम कतर नहीं जा सकते हैं, तो हुकूमत कुछ न कुछ इसका जुगाड़ करेगी। और आपको मालूम होना चाहिए कि अभी शर्म का काम जो है ऑनलाइन भी होता है। और जहाँ तक कतर वीज़ा सेंटर की बात है तो दोस्तों इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, 31 मई के बाद देख लेते हैं कि इसके बारे में कुछ अपडेट आता है या नहीं आता है।